In this lecture, we will see the application of the potentiometer. Now, there are the two applications which we have to know and which we have to do as a practical also in the laboratory. That application is to find the EMF, to comparison the EMF between the two cell, and another one is to determine the internal resistance of a cell. So ऐसे में देखो दो एप्लीकेशन हमको पोटेंशियोमीटर का पढ़ना है। पहला एप्लीकेशन है दैट इज द कंपैरिजन ऑफ EMFs of two cells, and another one second is the to determine or determination of internal resistance of the cell। ये दो एप्लीकेशन को हम लोग को देखना है। अब देखो यहां पर हमने पोटेंशियोमीटर बनाया हुआ है और इस पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ EMF of two cell, that is the two cell is here. This one is the arrangement of potentiometer of the certain length, that is fly from the 4 meter to 10 meter। यहाँ देखो ये जो वायर है ये आपका लगभग 4 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक का होता है, और इसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पूरा पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल, थ्योरी, कंस्ट्रक्शन सब कुछ देखे हैं। अभी हम एप्लीकेशन में जा रहे हैं। दिस इज द मेन EMF of the cell, or this is the main battery or the source, that is the standard EMF, and that EMF is greater than the EMF of the E1 कंपेरिजन और एक्सपेरिमेंटल EMF जिसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों की EMF से ES ग्रेटर होगा। सबसे पहला बात आप याद देखिए कि ES इज ग्रेटर देन E1 एंड E2। दोनों सेल से मेन सोर्स का सेल्स जो है वो बड़ा होगा। अब इसके साथ एक एमीटर लगाए हैं टू कीप द करंट कांस्टेंट। करंट को कांस्टेंट करने के लिए I, जो I आप यहां ले रहे हैं वो I को कांस्टेंट कर रहे हैं। और ये हो गया वेरिंग रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट। और वेरिंग रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं क्योंकि इसमें पर्पस है कि हमको नल पॉइंट मिल जाए। अब ऐसे में देखो यहां दो स्विच है, दैट इज द S1 एंड S2, और एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है दैट विल रीड द करंट इन दिस टर्मिनल। यहां गैल्वेनोमीटर है G ऑफ रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस G, और ये दो टर्मिनल हो गया पोटेंशियोमीटर का, दैट इज A एंड B। नाउ अब इसमें हमको कंपैरिजन करना है। हम जान रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर दैट द पोटेंशियल ड्रॉप is equal to the V is directly proportional to length of this wire, और length of this wire को फिर हम क्या लिखते हैं, that length of this wire V is equal to KL। This is the principle at which the potentiometer works। K is the potential gradient। यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्या है, potential gradient, that is the potential per unit length is known as potential gradient। So ये इक्वेशन को हमको ध्यान में रखना है, that is the principle of the, this one is the principle of potentiometer। पोटेंशियोमीटर का ये प्रिंसिपल है। अब कंपैरिजन हमको करना है। सबसे पहला बात कि हम पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि ES ग्रेटर देन E1 और E2 हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द पोलैरिटी ऑफ द सेल्स जो आपने कनेक्ट किया है और जो मेन सेल है, दोनों का पोलैरिटी सेम होना चाहिए। मतलब इधर से भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव करंट का आना दोनों तरफ से हो, तभी जाकर के आप उसको देखेंगे। अगर पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो ऐसे में फिर आप रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगा और एक ही तरफ रिफ्लेक्शन बाय द गैल्वेनोमीटर मिलेगा।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दो सेल आपने कनेक्ट किया है E1 एंड E2 और इन दोनों के बीच में हमको कंपैरिजन करना है। देखो अब सबसे पहले हम जॉकी को पहला, अगर हम पहले सेल को लेते हैं दैट इज द स्टेप 1 और इस स्टेप 1 में हम क्या ले रहे हैं, व्हेन द EMF E1 is connected with the switch on, when S1 is on, that is E1 is connected, that is E1 cell is connected और EMF of the cell E1 is connected और यहां पर लिख सकते हैं EMF of cell, EMF E1 of cell is connected। तो जब ये कनेक्टेड है, E1 कनेक्टेड है, उस समय E2 आपका ऑफ है, डिस्कनेक्ट है। तो गैल्वेनोमीटर उस समय फिर हम जॉकी को मूव कराएंगे इन द वायर AB और ये मूव कराने वक्त इसको स्क्रॉल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर डैमेज हो जाएगा। इसको उठा करके या मूव कराने के बाद जब छोड़ेंगे तो इट विल मेक कांटेक्ट विद द वायर के साथ कांटेक्ट कर लेगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब जे पॉइंट पे आए तो उस समय करंट IG दैट इज इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट जो है उस समय 0 हो गया। दैट मींस AG पोटेंशियल डिफरेंस बाय द पॉइंट AG ऑफ लेंथ, मान लो सपोज करो कि यहां लेंथ L1 है और E1 दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, इसलिए करंट इस टर्मिनल में क्या आएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द नल मेथड। इसको क्या कहेंगे, नल मेथड। सो नल मेथड पे बेस्ड है आपका ये पोटेंशियोमीटर एंड इट इज दैट्स व्हाई इट इज ए आइडियल वोल्टमीटर आल्सो। सो ऐसे में अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे में द पोटेंशियल दैट VAJ दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर आपके पास प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट इज द KL1 and that become the equation number 1. Now since the galvanometer becomes 0 means the current along the galvanometer, since the current along the galvanometer, तो current along the galvanometer that is the IG is equal to 0, galvanometer is 0, इसका मतलब IG 0 हो गया। तो IG 0 होने का मतलब नल मेथड हम जब किए तो ऐसे में E1 is equal to potential along this terminal, along this segment of the length AJ, तो पोटेंशियल AJ के बराबर हो गया एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम इक्वेट कर दे रहे हैं। सो इक्वेटिंग 1 and 2 वी हैव, क्या मिला, वी हैव, देखो यहां पर अब इसको हम लिख सकते हैं दैट मींस E1 is equal to VAJ is equal to KL1 and this is the equation number 3। अब देखो ये फर्स्ट सेल को जब आपने कनेक्ट किया था तो ऐसे में हमारे पास रिलेशन आया E1 is equal to KL1। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, यहां से स्विच हटा रहे हैं और यहां प्लग कर रहे हैं टू दैट ऑफ द S2। अब जैसे ही प्लग S2 करेंगे तो यहां स्टेप 2 हो जाएगा और यहां पर क्या हुआ, व्हेन S2 is on or connected, switch S2 is connected, that is EMF E2 of the cell is connected। तो ऐसे में अब देखो यहां पर करंट, यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगा, दैट J डैश पे चला गया। अब J डैश पे यहां से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं L और इस मीटर स्केल लगा हुआ है, इसे हम मेजर कर लेंगे। सो L2 हमको यहां तक मिल रहा है। तो ऐसे में हम लिखेंगे AJ डैश इज इक्वल टू KL2 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर, लेट इट बी द 4। और फिर इसी के बाद सिंस द करंट अलोंग द गैल्वेनोमीटर, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर जो अभी आपने यहां पे लिखा है। तो अब यहां पर क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को फिर 0 कर रहे हैं,
along this IG दोनों में। अब यहाँ पर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं इस जॉकी को जो हमने मूव किया, पर्पस क्या है कि यहाँ पर IG गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो जाए, IG = 0, दोनों केस में आपके पास आ गया IG 0। तो ऐसे में E2 बराबर क्या हो गया, AZ हो गया, VAZ, A से Z तक का। तो ऐसे में अब इक्वेटिंग, यहाँ पर भी हमने इक्वेशन नंबर 5 कर दिया। सो इक्वेशन 4 and 5 वी हैव, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, E2 = VAZ = KL2। तो ये दोनों रिलेशन हमारे पास आ गया 6 नंबर। अब देखो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ है, दैट मींस हमको कंपेयर करना है, दैट इज द E1 by E2 दैट इक्वल टू, जो भी कंपैरिजन आ रहा है तो कंपैरिजन क्या आएगा, अभी हमारे पास है, अब इसको डिवाइड करेंगे, सो L1 by L2 आएगा। तो ये देखो कैसे बन रहा है यहाँ पर। अब इस दोनों स्टेप को हम यहां देख रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग 3 by 6 we have, or taking the ratio between the E1 and E2, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by इक्वेशन 6, और ये भी कर सकते हैं टेकिंग द रेशियो बिटवीन द E1 एंड E2। तो ये हो गया E1 by E2 एंड दैट इज इक्वल टू, अब दोनों का वैल्यू है KL1 by KL2। अब K और K कैंसिल हो गया, सो E1 by E2। वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव टू डू ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिकल वर्क। और ये रेशियो ईएमएफ के बीच का रेशियो, इक्वेशन नंबर 7 जो हमको प्रूफ करना था, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, वो अभी हम लोग तुरंत कर लेंगे। सो यहां पर आप देख रहे हैं, अब ऐसे में सेकंड एप्लीकेशन हम क्या देख रहे हैं, दैट इज इसको, ये हो गया सबका। अब देखो यहां पर सेकंड एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सर्किट वही है, इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज करेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सेकंड एप्लीकेशन, डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी भी सेल का जो आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, दैट R = E by V माइनस, यहां पर ले रहे 1 into R, that E is the EMF of the cell, V is the terminal potential and R is the load resistance or resistance from the resistance box। तो इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस को प्रूफ करेंगे। इस बात को हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये निकालना है, टू कैलकुलेट, टू प्रूफ, टू फाइंड आउट। टू प्रूफ नहीं बोलो, इसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं इस रिलेशन को। अब देखो यहां स्लाइड चेंज करने जा रहे हैं। अब यहां से ये बात, स्विच को आप रहने दीजिए, ये तो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट आप जैसे भी कंसीडर करें। मान लेते हैं हमने यहां पर से इसको यहां से कंसीडर किया और यहां से एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिए। रेजिस्टेंस बॉक्स, दैट इज द रेजिस्टेंस box, that is RB, and resistance box R box जो आप लिख रहे हैं, इसको फिर स्विच के साथ कनेक्ट किए और स्विच फिर यहां पर हो गया S1 और S1 कहने का मतलब है कि अगर हम यहां पे नहीं भी देते हैं S1 और कनेक्ट करते हैं तो पहला केस में आपको EMF वही मिला था J पे, क्योंकि अगर E1 वही आप कंसीडर कर रहे हैं तो ठीक है। तो ऐसे में ये सारा सेम कैरेक्टर है, बस जहां पर सेकेंडरी सेल आपने सेकंड ईएमएफ के लिए जो सेल लगाए थे उसके जगह पे अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स ले रहे हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम 1 to up to that may be up to the 1000 5000 like this or of infinite resistance may be। सो ऐसे में ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें प्लग किया हुआ है, उसका उसमें से जो प्लग हम उठाएंगे 1 2 2
then after 4, then after 5, like this 1 2 2 5 like this, क्योंकि 1 और 2 मिलके 3 हो गया, 2 2 4 हो गया। तो इस तरह का अरेंजमेंट है अप टू द that may be of 500 ohms, by that may be of 1000 ohms, that may be of 5000 ohms or infinite may be. So it is the A1 arrangement of resistance box. Now first case में चलो हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसको हम स्विच लगाने का पर्पस नहीं रखे, यहाँ सिर्फ स्विच लगाए हैं, इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब अगर हम फर्स्ट के सेल के साथ लेते हैं और ये ओपन है, मींस रेजिस्टेंस बॉक्स इज नॉट वर्किंग, तो ऐसे में अब देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जिसका डिटरमाइन कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले में व्हेन E1 इज कनेक्टेड, केसेस वही है, केस क्या है E1, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि E1 इज लेस देन ऑफ द सोर्स, जो सोर्स EMF है, सोर्स EMF या एक्सिलरी EMF या मेन EMF भी आप बोल सकते हैं पोटेंशियल, या फिर मेन सेल यहाँ पर लगा हुआ, मेन बैटरी लगा हुआ है, तो ऐसे में ये इसका EMF ग्रेटर होगा देन दैट ऑफ द E1। E1 को भी अब यहां से हटा करके E कर दे रहे हैं, तो बेटर है क्योंकि एक ही है इसलिए हमने E ले लिया, ठीक है। अब ये यहां से रिलेशन को हम देखेंगे और ये यहां से इसको भी हम हटा रहे हैं, सेम कैरेक्टर को हम यहां देखेंगे, दैट इज द फर्स्ट। अगर हम पहला केस को कंसीडर करते हैं, Ig इज इक्वल टू 0 एट द जंक्शन, एट द पॉइंट ऑफ J पॉइंट पे, तो ऐसे में हमको L1 लेंथ मिलता है बाय मेजरिंग इन द मीटर स्केल। इसमें मीटर स्केल लगा हुआ है और उस मीटर स्केल से हम लेंथ ऑफ द वायर मेजर करते हैं। तो ऐसे में L1 अगर हम कंसीडर कर रहे हैं जहां पर Ig का वैल्यू 0 हो रहा है, तो अब इसको भी हम ऐसे लिखेंगे स्टेप 1। अब इस स्टेप 1 में क्या देख रहे हैं कि स्टेप 1 में हमने कंसीडर किया कि व्हेन E is connected to that of the galvanometer and the polarity of the source EMF or the EMF of the battery cell, the EMF of the cell are same, दोनों क्या है एक ही पोलैरिटी पे है, कन्वर्टेड नहीं है कि बने दोनों का अपोजिट पोलैरिटी नहीं है, अगर ऐसा होगा तो फिर रीडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे हमने जो निकाला पहले केस में when E1 EMF E1 is connected, तो ऐसे में and the galvanometer show no deflection at the point of J and galvanometer have zero current या shows no deflection at the point, या कह सकते हैं no deflection when the jockey is at point J, when the jockey is at point J पे अगर हम जॉकी को रखते हैं और उस समय हमको गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, दैट मींस एट दिस टर्मिनल द करंट इज इक्वल टू 0, और इस टर्मिनल में जो करंट है उसको हम Ig करंट के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं दैट इज Ig इज इक्वल टू 0। अगर Ig 0 हो रहा है, इसका मतलब द पोटेंशियल एट दिस पोजीशन A to J इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द EMF ऑफ ए सेल। तो ऐसे में हम यहां लिख सकते हैं according to the principle of galvanometer, principle of potentiometer, so यहां पर हम क्या ले रहे हैं VAJ that is equal to, अब यहां से यहां तक का वैल्यू आप यहां प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, that is the KL1 और KL1 हम यहां कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर पोटेंशियल आपको मिला, दैट इज द अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A to J is the KL1, potential difference is here according to the principle of the potentiometer। now अब बात कर रहे हैं कि EMF भी बराबर है of the cell is equal to that of the potential, since अब यहां पर आपने लिया as EMF of the cell as EMF of the cell
E is equal to the VAJ, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? E is equal to VAJ and that is the relation number 2। अब दोनों को हम कंपेयर कर दिए तो हम ऊपर मिटा रहे हैं। ऐसे में कंपेयरिंग क्या क्या कंपेयर कर रहे हैं? 1 and 2, ठीक है। कंपेयरिंग 1 and 2 V है। कितना आ गया हमारे पास? तो ऐसे में ये हमारे पास आ गया E is equal to VAJ that is equal to KL1 and this is the equation number 3। अब यहां हम बात कर रहे हैं इक्वेशन 3। अभी तक हमने रेजिस्टेंस बॉक्स या रेजिस्टेंस को इसके साथ कनेक्ट नहीं किया था। अभी क्या है, इस जगह पे जब हम पहले बात कर रहे हैं तो उस समय रेजिस्टेंस डिस्कनेक्टेड था क्योंकि यहां कोई कनेक्शन आपने नहीं किया था। लेकिन अब हम यहां पे इसको स्विच को ऑन कर रहे हैं, स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं विद दैट ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स और इसमें से कोई रेजिस्टेंस हम यहां से पॉइंट आउट करके निकाल रहे हैं और एनी वैल्यू ऑफ R। तो ऐसे में अब ये जो करंट यहां पर से जो ईएमएफ मूव करेगा वो ये क्या हो गया? टर्मिनल पोटेंशियल बन गया। इससे पहले ईएमएफ के बारे में बात कर रहे थे जब ये डिस्कनेक्टेड था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स को आपने कनेक्ट कर दिया तो ऐसे में सेल अब टर्मिनल पोटेंशियल को शो करेगा। सो टर्मिनल पोटेंशियल इज द V। तो जैसे ही आपने रेजिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू मींस इट मे बी ऑफ द 5 ओम, इट मे बी ऑफ द 10 ओम, इट मे बी ऑफ द 3 ओम लाइक दैट। तो ऐसे में अब ये जॉकी को मूव कराएंगे और जब हम जॉकी को मूव कराएंगे तो फिर हमको नल पॉइंट बदल जाएगा और जब नल पॉइंट बदल जाएगा तो मींस आईजी करंट हमको कहीं और मिलेगा। तो ऐसे में मेरा रिलेशन यहां बदल गया। सो इसको हम स्टेप 2 के रूप में ले रहे हैं कि व्हेन रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड विद द सेल ऑफ EMF E, cell of EMF E, when resistance box is connected with the cell of EMF E। तो ऐसे में यहां पर अब रेजिस्टेंस जो आप ले रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड एंड remove the R resistance and remove the R resistance, R value resistance। अब R value तो हम यहां लिख रहे हैं लेकिन ये R value आप जो निकालेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2 जितना आपका है 100 ओम है या 200 ओम है, 500 ओम है, लाइक दिस। इसमें कई ओम्स कई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आप जो भी पिक आउट करेंगे उसको हमने R माना। सो R रेजिस्टेंस को हम ले रहे हैं। नाउ द जॉकी विल मूव समवेयर इन डिफरेंट पोजीशन। जॉकी कहीं और चलाएगा एंड J' पे चलाया, ठीक है। तो पहले आप यहां से लेकर के इसको पहले J तक वो L1 लिए थे, अब इसको हम L2 ले रहे हैं अप टू द J'। तो अब यहां पर रिलेशन हमारा बदल गया क्योंकि नाउ द एट द नल पॉइंट, सीधे हम यहां लिख दे रहे हैं एट द नल पॉइंट of J' the potential difference is given as the potential difference is given as कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आ गया? तो AJ' VAJ' that is equal to K और यहां से यहां तक की दूरी आपने क्या लिया है? L2 लिया है, L2 and that is the equation number 4। now अब देखो ये पोटेंशियल क्योंकि IG करंट फिर 0 हुआ कंसीडर किए हैं, यहां पर फिर IG करंट इज इक्वल टू 0 कंसीडर किए फॉर द सेकंड केस। तो जब आप सेकंड केस में IG को फिर 0 कंसीडर किए, इसका मतलब ये जो अब जो टर्मिनल इसके साथ जो पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड एज V क्योंकि ये क्या हो गया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। So at the null point आपने लिखा है now the terminal potential difference by the cell is given as the terminal
पोटेंशियल डिफरेंस is given as कितना हो गया V is equal to, अब ये टर्मिनल पोटेंशियल को आपने V माना है, that V is equal to कितने के बराबर है, तो ये पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल दोनों बराबर है, that is equal to VAJ dash। इसका मतलब अब इस दोनों रिलेशन को अब फिर हम कंपेयर करेंगे तो हम यहां पर फिर पाएंगे कंपेयरिंग और इक्वेटिंग, जो भी आप लिखना चाहते हैं, इक्वेटिंग व्हाट 4 and 5 we get कितना आ गया हमारे पास, that V टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू, अब यहां पर भी आप लिख सकते हैं VAJ J dash is equal to KL2 and this become the equation number 6। तो हमको यहां पर दोनों मिल गया, V भी मिल गया, टर्मिनल पोटेंशियल भी मिल गया और EMF भी मिला ऑफ द सेल, दोनों का रिलेशन हमारे पास है। और अभी हमने लिखा था सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो अब देखो यहां पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला देख रहे हैं और इसको लिख भी रहे हैं यहां पे E इज इक्वल टू, दोनों का रेशियो अगर आप लेते तो वो भी हमारे पास था, दैट इज सिंस लिख सकते हैं यहां पर दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन एज R इज इक्वल टू कितना है E by V minus 1 into R। अब देखो यहां पर E का वैल्यू भी आपने लिखा था, दैट इज द KL1, V का वैल्यू अभी आप यहां पे देख रहे हैं KL2, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यहां पर आ गया KL1 मींस L1 by L2 minus 1 into R। तो हम यहां से कैलकुलेट कर लिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो ये आप निकाल सकते हैं, फार्मूला हमको मालूम है, अगर नहीं भी मालूम है तो हम तुरंत यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका सेल है, EMF है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस और यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऑफ द R। नाउ देखो ये E है और यहां R लगा हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमको इसी में इस सेल है, दिस इज द सेल ऑफ EMF E एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट फ्लो ऑफ द करंट डायरेक्शन I, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हम यहां लिख सकते हैं E इज इक्वल टू दैट इज I into R प्लस I into स्मॉल r, या इसको इधर भी कर सकते हैं। सो E इज इक्वल टू कितना हो गया V प्लस IR और V को इधर लिख दिए, सो IR इज इक्वल टू E by माइनस V बाई यहां पर कितना लिख दिए I लिख दिए, और क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट लिए हुए हैं तो हम यहां पर इस बात को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, अभी हम समझ भी गए और इंटरनल रेजिस्टेंस का एक रिलेशन भी निकाल लिए यहां पर, सिंस I इज इक्वल टू V R, वो जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है, तो ऐसे में VR आप I इज इक्वल टू VR लिए जो आप ऊपर में भी लिए थे, तो यहां पर V by R, V by R, अब इसको हम यहां रख देंगे, सो ये कितना हो गया, यहां से भी इंटरनल रेजिस्टेंस I लिख दिए, इसको इधर किए थे तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज E माइनस V बाई, और नीचे V हो गया, ऊपर R आ गया। अब यहां से आप रिलेशन ले लीजिए, दैट इज द E बाई V माइनस 1 इनटू R। आप ऐसे भी कर सकते हैं और करंट का डायरेक्शन रिलेशन भी हम कंसीडर कर सकते हैं। देखो दोनों तरफ से हम बता सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, सो I इज इक्वल टू, अगर आप यहां ले रहे हैं तो E बाई R कितना हो गया, R प्लस यहां पर R हो गया, टोटल हो गया, और V इज इक्वल टू IR आप लिखते हैं IR, I का वैल्यू यहां से बैठा दो, दैट इज द इक्वेशन 1, दिस वन इज द इक्वेशन 2, सो V इज इक्वल टू I के जगह पे कितना हो गया E बाई R प्लस R इनटू R। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास है, इसको इधर कर दिए, सो R प्लस R इज इक्वल टू E बाई R बाई V। अब यहां से हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है E R बाई V माइनस R, यहां से R कॉमन ले लिए, सो R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इनटू R। तो आप जैसे चाहे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल, और अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आप पोटेंशियोमीटर के द्वारा आसानी से कैलकुलेट कर लिए, प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए। अब देखो दो तीन बात है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहां-कहां एरर आता है।
सबसे पहले जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको ध्यान में रखना है, देखो हम ये सब मिटा रहे हैं आपके। जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहले आप कनेक्शन को क्लीन करके, टर्मिनल्स को क्लीन करके, तब जो आपका कनेक्टिंग स्क्रू है उससे कनेक्ट करेंगे। टर्मिनल्स को क्लीन करने का पर्पस क्या है कि वहां पर थोड़ा भी अगर कार्बन का डिपोजिशन है तो वो आप क्लीन कर लीजिए टर्मिनल को, और तब जाकर के जहां जहां कनेक्टिंग स्क्रू लगा हुआ है उस कनेक्टिंग स्क्रू में लगाएंगे। एक बात। दूसरा बात, जब आप कनेक्शन को पूरी तौर पे कर लेते हैं तो सबसे पहले जो वोल्टमीटर या यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाए हैं तो गैल्वेनोमीटर को पहले हम ए टर्मिनल पे टच करेंगे। इट विल गिव द डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, और उसके बाद दूसरे टर्मिनल में टच करेंगे तो वो डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर का यहां पर अपोजिट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तब आप समझ जाइए कि आपका कनेक्शन सही है, और ऐसे में आपका नल वैल्यू कहीं इन बिटवीन द ए बी वायर आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, कई बार ऐसा होता है कि वन साइड डिफ्लेक्शन मिलता है, और जब हम एंड पे जाते हैं दूसरे तरफ नल को खोजने के लिए, नल का मतलब दैट इज द ई बराबर के या ई माइनस के एल करते हैं नेट ईएमएफ। यहां देखो, अगर हम नेट ईएमएफ देख रहे हैं दैट इज इक्वल टू ई माइनस के एक्स एल, ये जो हम लोग पहले प्रिंसिपल में इस बात को जिक्र किए थे, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। तो ऐसे में यहां पर क्या देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन हम जैसे जैसे जॉकी को मूव करा रहे हैं, इस साइड डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन रिड्यूस कर रहा है। डिफ्लेक्शन रिड्यूस कर रहा है, पहले में ऐसा था, फिर दूसरा में कुछ और हुआ, और दूसरे बी एंड पे जाने के बाद भी ये कुछ डिफ्लेक्शन उसी साइड दे रहा है, लेफ्ट साइड ये दे रहा है। इसका मतलब नल पॉइंट इन बिटवीन नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, नल पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप सभी जानते हो k इज इक्वल टू कितना होता है, k इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, दैट इज द v by l, और v by l दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ir by l। अब थोड़े यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि ir, और r का वैल्यू भी आप लिखते हो i by l, और r का वैल्यू लिख दिया रो l by a, यहां से l कैंसिल कर देते हैं तो आपको k का वैल्यू आ गया i रो बाय a। इसका हम करंट बढ़ाएंगे तो k बढ़ेगा, और करंट को बढ़ाने के लिए अब हमको क्या करना है, जब हम करंट बढ़ाएंगे तो ऐसे में जो नल पॉइंट है वो a और b के बीच में आने लगेगा। हो सकता है कि आप नल पॉइंट को आउटसाइड द b देख रहे हैं या b तक में कहीं नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हमको i करंट को इंक्रीज करना होगा, i को इंक्रीज करना होगा। अब I कैसे इंक्रीज होगा, तो I इज इक्वल टू आपने अभी पढ़ा है E इज इक्वल टू R प्लस RH। रियोस्टेट लगा हुआ है और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आप लिए में, सो ES जो सोर्स आपके पास है, सोर्स EMF करंट कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, टू दैट ऑफ दिस वन I। तो ऐसे में जो करंट आप ले रहे हैं यहाँ पे, रियोस्टेट को हम एडजस्ट करेंगे, ये वैरिंग रेजिस्टेंस है, इसको हम एडजस्ट करेंगे इस तरह कि ये डिक्रीज करे, और ये जितना कम होगा करंट उतना इंक्रीज करेगा। करंट ये डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और करंट इंक्रीज करेगा मतलब k का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और k का वैल्यू इंक्रीज करेगा क्योंकि l तो आप पार कर जा रहे हैं, l के बढ़ने से l का जितना लेंथ है वहां के बाद भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, दोनों बराबर नहीं हो रहा है। दैट मींस e माइनस e, दैट इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाई E इज इक्वल टू, या क्या लिख सकते हैं E इज इक्वल टू k। तो कैसे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब L तो फिक्स है, चाहे आपका 4 मीटर का है चाहे 10 मीटर का है, L फिक्स है। अब बच गया k के बारे में बात करना, तो k को हम बढ़ाएंगे तभी जाकर के आप फिर इसको बराबर कर सकते हैं। तो नल वैल्यू लाने के लिए हमको k को बढ़ाना मतलब करंट सर्किट में बढ़ाना होगा, और करंट को बढ़ाने के लिए हमको रियोस्टेट के द्वारा यहाँ पर रेजिस्टेंस को, वैरिंग रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस का वैल्यू को कम करना होगा, और जब हम वैल्यू को कम करेंगे तो करंट अपने आप बढ़ेगा। तो हम जहां तक समझते हैं, आप अरेंजमेंट भी समझ रहे हैं कि कैसे अरेंज करेंगे पोटेंशियोमीटर में सर्किट को। एक बात, और दूसरा बात भी आपके पास आता है कि कई बार डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन पे आता है, और ये डिफ्लेक्शन बढ़ते चला जाता है। लेफ्ट साइड अगर डिफ्लेक्शन दे रहा है, मान लो जब आपने कनेक्ट किया है
और उस समय डिफ्लेक्शन आपका लेफ्ट साइड में दे रहा है और ये लेफ्ट में ही इंक्रीज कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग आउटवर्ड ड्यूरिंग इनसाइड ऑफ द लेफ्ट में ही इंक्रीज कर रहा है, वो राइट में नहीं जा रहा है। तो ऐसे में इसका मतलब क्या है? तो सिंपल बात, आप सबसे पहले अरेंजमेंट को देखो और ये हम दूसरा कंडीशन आपको बता रहे हैं कि व्हेन द galvanometer show the deflection in one direction only and that one direction with the increasing value। इसका मतलब आप जब जॉकी को मूव करा रहे हो ए से बी में तो गैल्वेनोमीटर और लेफ्ट की ओर जा रहा है, ऐसा क्यों? और सेकंड साइड जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब या तो इसकी पोलैरिटी और ये दोनों पोलैरिटी क्या है? दोनों पोलैरिटी सेम हो गया, सेम नहीं है, दोनों क्या है? अपोजिट हो गया है। तो अपोजिट हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी में बढ़ जाएगा और जब करंट बढ़ने लगेगा तो डिफ्लेक्शन एक ही साइड बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहला बात है कि हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों सेल सेम पोलैरिटी के साथ रहे और दोनों का करंट का डायरेक्शन ए पर ही आए, ये ध्यान रखेंगे, तब ऐसा डिफ्लेक्शन का एरर नहीं आएगा। समझ में आया बात? तो ये ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम क्या क्या बात को ध्यान रखेंगे ये सब इस पे आपको बता दिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी go through the some numericals which is from the NCERT and outside also. Okay, good luck to all of you.